नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएस नेगी सिंगल लाइनर उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बुक से अध्याय नंबर 3 का पार्ट 1। इससे पहले दोस्तों अध्याय नंबर 1 जो कि है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, उसे हम देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अध्याय 2 जिसका नाम है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, इनके बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। आज है हमारा अध्याय नंबर 3, इसका नाम है दोस्तों उत्तराखंड का ऐतिहासिक कालखंड। तो इसमें हम देखने वाले हैं कुड़िंद शासन के बारे में, कुषाण शासन, काशीपुर का गोइसाण वंश, नाग वंश, मौखरी वंश, बाकी उत्तराखंड में जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था वो सब दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सभी के सभी दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने प्रश्नों को लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप शिकार स्टडी पॉइंट दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। लगभग 20,000 अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़ने वाले हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे पहले कुड़िंद शासनकाल। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो दोस्तों वो थी कुड़िंद। तो कुड़िंद लोग ही दोस्तों उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थे? कुड़िंद लोग थे। और इनकी शासन की जानकारी दोस्तों इनकी मुद्राएं हैं। इनकी मुद्राओं से ही हमें पता चलता है कुड़िंदों के बारे में। अगला है किसके शासन की जानकारी का स्रोत मुद्राएं हैं? वो है दोस्तों कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राजवंश एकमात्र राजवंश है जिसकी जानकारी दोस्तों उनकी मुद्राओं से हमें मिलती है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश वो है दोस्तों कौन सा वंश? कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश बहुत जल्दी आने वाला है, उसे भी हम पढ़ेंगे। यशवंत सिंह कटौच के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में कब से कब तक शासन किया? दोस्तों ये बुक पूरी हो जाती है, उसके बाद यशवंत सिंह कटौच की जो बुक है इस बुक से भी हम देखेंगे इसी तरह से। तो इनके अनुसार दोस्तों कुड़िंदों ने कब से कब तक शासन किया उत्तराखंड में? लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक। अगला है कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक था। कुड़िंद वंश का दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक था कौन? अमोघ्य भूति। अमोघ्य भूति। इसकी दोस्तों मुद्राएं मिली हैं। मुद्राओं में क्या क्या नाम है इसका ये यहाँ पर देखने वाले हैं। किससे पता चलता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? ये दोस्तों पता चलता है कालसी लेख से। तो कालसी लेख से पता चलता है, ये भी आपको याद रखना है। कुड़िंद वंश के किस शासक की रजत एवं ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो रजत एवं ताम्र मुद्राएं दोस्तों प्राप्त हुई हैं अमोघ्य भूति की। ये कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी दोस्तों जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं अमोघ्य भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं, ये दोस्तों पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक मिली हैं। सुनेत दोस्तों वर्तमान में लुधियाना में है और जो बेहद है दोस्तों वर्तमान का सहारनपुर है। अगला है महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? दोस्तों ये पूछा जा चुका है। महाभारत में दोस्तों कहा गया है कुड़िंदों को द्विज। महाभारत में कुड़िंदों को कहा गया द्विज। इसके अलावा दोस्तों कुड़िंद नरेशों को कहा गया महाभारत में द्विज श्रेष्ठ। तो ये आपको याद रखना है, यूकेपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो महाभारत में कुड़िंदों को द्विज और महाभारत में जो कुड़िंद नरेश जो कुड़िंद राजा होते थे उन्हें कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। बढ़ते हैं आगे। कुड़िंदों की पहली राजधानी थी, ये थी दोस्तों कालकूट। ये दोस्तों कालकूट थी। इसके अलावा इनकी दूसरी राजधानी दोस्तों ये थी शत्रुघ्न। तो ये आपको याद रखना है, कालकूट कालसी के आसपास का इलाका। कुड़िंद किस धर्म के अनुयायी थे? दोस्तों ये शैव धर्म को मानने वाले थे कुड़िंद लोग। तो शैव धर्म को ये लोग मानते थे। महाभारत के किस पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के वन पर्व में दोस्तों कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी दोस्तों कुड़िंद शासन की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा जो एक लेखक है विदेशी लेखक, उनका नाम है टॉलमी। तो टॉलमी ने भी दोस्तों कुड़िंद शासन का वर्णन किया है। कुड़िंद मुद्राएं उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ये हुए हैं दोस्तों उत्तरकाशी के देवढुंगा से और टिहरी गढ़वाल के अठूर से प्राप्त हुई है कुड़िंदों की मुद्राएं।
कुड़िंद किस जाति से संबंधित थे दोस्तों? ये आर्य जाति से संबंधित थे। कुड़िंदू के बारे में 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो 4 भरूच से दोस्तों प्राप्त हुए हैं और एक दोस्तों हुआ है मथुरा से प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के 5 प्राप्त हुए हैं। मथुरा यूपी में और भरूच कहाँ दोस्तों? ये है एमपी में। कुड़िंदू के समकालीन वंशों में कौन थे दोस्तों? ये थे योधे व औदुंबर। तो ये कुड़िंदू के दोस्तों समकालीन थे। अगला है कुड़िंदू की मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो 3 प्रकार की दोस्तों इनकी मुद्राएं थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कुड़िंदू की मुद्राओं के बारे में। कुड़िंदू की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से दोस्तों प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रश्न भी है, कुड़िंदू की मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो 3 प्रकार की। इनमें कौन कौन? सबसे पहले दोस्तों अमोघीभूति प्रकार, जो कि कुड़िंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। अल्मोड़ा प्रकार, इसके अलावा छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार। अमोघीभूति प्रकार की मुद्राएं बनी हुई थी रजत और तांबे की बनी हुई थी अमोघीभूति की मुद्राएं। और इसमें दोस्तों ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में इसमें लेख लिखे गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अमोघीभूति की मुद्राओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देवी तथा मृग का अंकन कुड़िंदू की किस प्रकार की मुद्रा में मिलता है? तो ये मिलता है अमोघीभूति प्रकार की मुद्रा में। अगला है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से कुल कितने कुड़िंद शासकों के नामों का ज्ञात होता है दोस्तों? लगभग 8 नाम हमें मिलते हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन है? जैसे कि शिवदत्त है, शिवपालित है, हरिदत्त है, मगभट है, शिवरक्षित है, आसे है, गोमित्र और विजय भूमि। तो इन 8 का दोस्तों नाम यहाँ पर मिलता है। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली है? तो कत्यूर घाटी दोस्तों ये बागेश्वर में है और यहाँ से 54 मुद्राएं मिली हैं। और अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं दोस्तों वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित हैं। और उसके बाद दोस्तों 54 मुद्राएं ये हमें कत्यूर घाटी से मिली हैं। अमोघीभूति शासक था दोस्तों कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है अमोघीभूति का अर्थ क्या होता है? कभी न समाप्त होने वाला वैभव। तो अमोघीभूति का अर्थ ये होता है। कुड़िंदू के अधिष्ठाता देव कौन थे दोस्तों? ये थे छत्रेश्वर, यानी कि जहाँ पर दोस्तों स्वर देखने को मिले तो भगवान शिव आप समझ जाइएगा। कुड़िंद राजा शिवरक्षित की ताम्र मुद्रा डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी दोस्तों, जो ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। अब दोस्तों एक पुस्तक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दोस्तों बनेगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स, ये दोस्तों पुस्तक किसकी है? महेश्वर प्रसाद जोशी, MP जोशी की पुस्तक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शकु की पुष्टि किस मंदिर से मिलती है? तो कटारमल सूर्य मंदिर, शकु के निवास की यहाँ से पुष्टि होती है। कटारमल मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है। कोसी नदी दोस्तों वहाँ पर बहती है, कोसी नदी के तट पर है। कुड़िंदू की मुद्राओं के बारे में दोस्तों इतना ही था। अब यहाँ से जान लेते हैं उत्तराखंड में कुषाण शासन। तो कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविसाण काशीपुर। यहाँ से दोस्तों कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गोविसाण सिक्कों की खोज कब व किसने की? गोविसाण दोस्तों किसका नाम था? काशीपुर का। तो गोविसाण सिक्कों की खोज दोस्तों 1960 में हुई थी KP नौटियाल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। गोविसाण दोस्तों किसका नाम है? ये है काशीपुर का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गोविसाण दोस्तों, ये काशीपुर का नाम है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था? तो GK में भी दोस्तों ये प्रश्न बनता है। कुषाणों का शक्तिशाली शासक था दोस्तों ये कनिष्क था और इसने तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसकी राजधानी दोस्तों पुरुषपुर या पेशावर। तो पेशावर का नाम दोस्तों क्या था? पुरुषपुर था। यहाँ इसकी राजधानी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ये दोस्तों किए थे कुषाणों ने। तो कुषाणों को इसका श्रेय जाता है। अगला रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र कुषाण शासक था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा। ये था कनिष्क। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र कुषाण शासक दोस्तों ये था कनिष्क। अगला है कनिष्क द्वारा शक संवत कब चलाया गया? तो कनिष्क को श्रेय जाता है शक संवत चलाने का। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दोस्तों कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। और कनिष्क का दोस्तों उत्तराधिकारी कौन था? ये था हुइस्क।
ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अब देखिए हुइस्क के बारे में यहाँ पर है, हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से और कब प्राप्त हुई? तो मुनि की रेती टिहरी से दोस्तों ये प्राप्त हुई हैं। कब मिली? 1972 में। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की कितनी स्वर्ण मुद्राएं गोविसाण टिले बोले तो काशीपुर से प्राप्त हुई हैं? ये दोस्तों कितनी हुई हैं? 3। और इसमें दोस्तों क्या था? शिव व नंदी का चित्र बना हुआ था। अगला यहाँ पर शिव व नंदी का चित्र किस कुषाण शासक की मुद्राओं में बना था? ये बना था दोस्तों वासुदेव द्वितीय की। तो ये गोविसाण से मिली है, गोविसाण काशीपुर से मिली हैं। कुषाण कालीन कितनी स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई हैं? तो 7 मुद्राएं दोस्तों ये खटीमा से प्राप्त हुई है। खटीमा का पुराना नाम दोस्तों ये था मकरपुर। खटीमा का पुराना नाम था मकरपुर। किस स्थान से कुषाण स्वर्ण मुद्राओं में वसु नामक राजा का नाम मिलता है? तो ये मिलता है खटीमा से। दोस्तों कुषाणों के बारे में इतना ही था जितना हम अभी देख चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों हमारा उत्तराखंड में योधे वंश। उत्तराखंड का योधे वंश, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनके बारे में यहाँ पर है। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका किन शासकों की रही? ये रही थी दोस्तों योधे शासकों की। ये आपको याद रखना है। योधे शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो योधे दोस्तों वंश था इनकी मुद्राएं मिली हैं हमें जौनसार बाबर देहरादून से और कालो डांडा लैंसडाउन से। जो योधे शासक दोस्तों ये कुड़िंदू के समकालीन थे। जिस समय कुड़िंद थे उसी समय योधे शासक भी थे। किन शासकों के द्वि व त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन शासकों के द्वि व त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? द्वि व त्रि दोस्तों ये हुए योधेय शासकों के, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योधेय कालीन मुद्राओं में किसका चित्र अंकित था? शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित था योधेय कालीन मुद्राओं में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर हमारा चलेगा युगशैल का गोत्रीय वंश। तो इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर है युगशैल का गोत्रीय वंश का राज्य विस्तृत था। कहाँ तक दोस्तों इनका जो राज्य था वो फैला हुआ था? ये कालसी प्रदेश के आसपास देहरादून में था। गोत्रीय वंश दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं युगशैल का। इसका दोस्तों जो प्रतापी शासक था वो था शीलवर्मन। और शीलवर्मन दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देहरादून के जगत ग्राम में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था शीलवर्मन ने। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि शीलवर्मन ने, किस शासक ने जगत ग्राम में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? शीलवर्मन ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। किसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? दोस्तों ये किए थे शीलवर्मन ने। शिव भवानी नामक एक राजा हुए, इन्होंने भी दोस्तों यमुना तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। हरिपुर नामक पुरास्थल स्थित है, तो ये दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देहरादून में। और मतिपुर नामक जो पुरास्थल है ये आपको मिलेगा यूपी का बिजनौर वाला इलाका। कुलूत वंश। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे युगशैल का गोत्रीय वंश के बारे में इतना ही था। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा कुलूत वंश। दोस्तों अब छोटे छोटे वंश हैं, ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कुलूत वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये दोस्तों मिलती है मुद्रा राक्षस और बृहद संहिता। मुद्रा राक्षस दोस्तों किसकी है? विशाख दत्त की है। और बृहद संहिता किसकी है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? ये था दोस्तों वीरयश। वीरयश की किस आकार की रजत मुद्राएं मिली है? रजत मुद्राएं इसकी मिली हैं, वो मिली है वृत्ताकार आकार की, वो हैं। अब यहाँ से दोस्तों है काशीपुर यानी कि गोविसाण में मित्र वंश। इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो है दोस्तों कौन? एक तो मात्र मित्र है और एक पृथ्वी मित्र। अब दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब हिमालय का कृतपुर राज्य। कृतपुर राज्य क्षेत्र में शामिल था उत्तराखंड एक अपना, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग लगभग इसमें शामिल था। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार कृतपुर राज्य को किसके अधीन बताया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कृतपुर राज्य को दोस्तों गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुणु का आक्रमण हुआ था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त के काल में हुआ था हुणु का आक्रमण। उस समय कृतपुर राज्य में भी हुणु का ही आक्रमण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हूण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग
रहा था। ये भी आपको याद रखना है। राहुल संकीर्तन हमारे हिंदी के सिलेबस में भी हैं और इसलिए भी आपको इन्हें याद रखना है। अब दोस्तों कृतपुर राजवंश के बारे में इतना ही था। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं छांगलेस वंश के बारे में। छांगलेस वंश के बारे में ज़्यादा नहीं है। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? दोस्तों ये हैं छांगलेस वंश से संबंधित हैं। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न आया हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख में कितने राजाओं का नाम स्पष्ट मिलता है? लगभग दोस्तों 7 राजाओं के बारे में हमें इनके बारे में पता चलता है। इन अभिलेखों में जो पहला नाम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा नरपति जयदास, और अंतिम नाम मिलता है नामचंद नामक राजा का नाम इसमें हमें देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा सिंहपुर का यदुवंश। सिंहपुर के यदुवंश का शासन लगभग दोस्तों रहा था 6वीं से 7वीं सदी के बीच में रहा था। लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारीश्वरा के लेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो यदुवंशीय राजाओं की जानकारी दोस्तों राजकुमारीश्वरा के लेख से मिलती है, और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम यहाँ पर हमें मिलते हैं। अगला यहाँ पर हमारा यदुवंश। दोस्तों हम यदुवंश यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस यदुवंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? ये था सेनवर्मन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये नाम आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी हुआ करती थी सिंहपुर में, तो ये भी आपको याद रखना है। राजकुमारी ईश्वरा किसकी पुत्री थी? दोस्तों जो राजकुमारी ईश्वरा थी ये भास्कर वर्मन की पुत्री थी, और पत्नी किसकी थी? तो चंद्रगुप्त की, जो कि दोस्तों जालंधर का राजकुमार था, इसकी ये पत्नी थी। लाखा मंडल में एक शिव मंदिर का दोस्तों निर्माण कराया था राजकुमारी ईश्वरा ने। ये प्रश्न भी बन सकता है। लाखा मंडल दोस्तों इसका पूरा नाम मठ था। लाखा मंडल में एक शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों कराया था किसने? राजकुमारी ईश्वरा ने। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में नागवंश। ज़्यादा दोस्तों नहीं है, जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। उत्तराखंड राज्य में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है 6वीं से 7वीं सदी के बीच में। किस स्थान में स्थित त्रिशूल लेख से नागों की पुष्टि होती है? तो नागों की पुष्टि दोस्तों जो होती है ये होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। गोपेश्वर दोस्तों का ये कहाँ है? ये है चमोली में। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? 4। इसमें दोस्तों कौन कौन है? एक है स्कंदनाग, गणपति नाग, और विभुनाग और अनसुनाग। और दोस्तों जो एक गणपति नाग है ना, ये शक्तिशाली शासक है इनका, और गणपति नाग का रुद्र महालय गोपेश्वर में इसका अभिलेख मिला है। अगला है रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की, ये की थी गणपति नाग ने, क्योंकि दोस्तों ये शक्तिशाली शासक इनका था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न भी बन सकता है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख दोस्तों ये कब का है? 6वीं से 7वीं सदी के दोस्तों ये बीच का है, और इसमें दक्षिण ब्राह्मी लिपि का दोस्तों प्रयोग किया गया है। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का सही, इससे पहले दोस्तों हमने देखा था यदुवंशी के बारे में, हमने पढ़ा था कि यदुवंश का संस्थापक कौन था? सेनवर्मन था, इनकी राजधानी सिंहपुर में थी। अभी हमने पढ़ा राजकुमारी ईश्वरा के बारे में भी। तो यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय दोस्तों जाता है नागवंश को। अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ लेते हैं मौखरी वंश के बारे में। उत्तराखंड में नाग शासकों को किस, तो ये क्या था दोस्तों? मौखरी वंश ने। कन्नौज का दोस्तों ये मौखरी वंश था। अभी हमने पढ़ा नाग शासकों के बारे में। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो मौखरी वंश दोस्तों इसका अंतिम शासक था ग्रह वर्मा। ये आपको याद रखना है, ग्रह वर्मा था। ग्रह वर्मा की हत्या के बाद ही दोस्तों मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं बाणभट्ट। जीके में भी सीधे सीधे प्रश्न बनता है। हर्षचरित नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री आया था? ये आया था ह्वेनसांग। ये आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ये आया था ह्वेनसांग। अब आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? ये आपको याद रखना है। ह्वेनसांग ने दोस्तों ये कहा है पोलिहिमोपुलो, ये आपको याद रखना है। कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को क्या कहा है? ये कहा है दोस्तों ब्रह्मपुर। ह्वेनसांग ने महाभद्रा किस नदी को कहा है दोस्तों? ह्वेनसांग ने महाभद्रा कहा है गंगा को। हरिद्वार के लिए दोस्तों कहा है ह्वेनसांग ने मोइलो। और इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल बताया है
वो बताया 20 ली। ये 20 ली दोस्तों ये चीनी माप होती है, 20 लीटर नहीं करना है, 20 लीटर क्षेत्रफल दोस्तों नहीं करना है, 20 लीटर आटा ये नहीं करना है। तो 20 ली दोस्तों एक चीनी माप होती है। तो इतना क्षेत्रफल ह्वेनसांग ने बताया था गंगा को महाभद्रा कहा था। हर्ष की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज राज्य का विघटन हुआ। यह कितने राज्यों में विघटित हुआ? तो ये दोस्तों यहाँ पर कितने हुआ? ये हुआ 3 में। कौन कौन से? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण काशीपुर। सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? ये जीके में भी महत्वपूर्ण है। ये है दोस्तों ह्वेनसांग का। ये आपको याद रखना है। इन तीनों राज्य दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा तीनों राज्य कौन कौन से थे, ये देखिए ब्रह्मपुर हो गया, शत्रुघ्न हो गया, गोविषाण हो गया। इन तीनों राज्य का वर्णन ह्वेनसांग ने अपनी ये जो सीयू की है इसमें दोस्तों किया है। और इसमें सबसे बड़ा राज्य दोस्तों जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ये जो ब्रह्मपुर है। ये ब्रह्मपुर दोस्तों पूरे उत्तराखंड के लिए होता था। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? ये मिलती है पौरव वंश की। ये आपको याद रखना है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में पौरवों की राजधानी किसे कहा है? ये कहा है ब्रह्मपुर को। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में पौरवों की राजधानी किसे कहा है? ये कहा है ब्रह्मपुर को। किस वंश ने उत्तराखंड के इतिहास में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया है? पौरव वंश ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस वंश ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के इतिहास में मंत्री सब परिषद शब्द का प्रयोग किया? पौरव वंश ने। ब्रह्मपुर राज्य पर किस वंश का शासन था? ये था दोस्तों पौरव वंश का। ब्रह्मपुर जो दोस्तों ये राज्य था इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? ये था दोस्तों गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्णाली नदी तक ये था। और ब्रह्मपुर नरेश दोस्तों यहाँ के कौन थे? ये थे सोन वंशीय पौरव राजा। पौरव वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 6वीं सदी से लेकर दोस्तों 8वीं सदी तक ये रहा था। अगला है तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? दोस्तों ये है पौरव वंश से। पौरव वंश से है। बाकी यहाँ पर और जान लेते हैं हम तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में। पौरवों के अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए? दोस्तों ये हुए अल्मोड़ा जिले से। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1915 में। पौरव वंश का संस्थापक राजा कौन था? ये था दोस्तों विष्णुवर्मन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विष्णुवर्मन पौरव वंश का संस्थापक राजा था, ये आपको याद रखना है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन का दोस्तों नाम उसमें मिलता है। अगला है तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश के किन शासकों का नामोल्लेख मिलता है, यानी कि नाम मिलता है धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन का। ये भी हमने देख लिया था। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? लगभग दोस्तों 5 शासकों की इसमें जानकारी मिलती है। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। पौरवों के दोस्तों जो कुल देवता थे वो थे ऋणेश्वर स्वामी। पौरव शासकों की दोस्तों जो उपाधि थी वो थी महाराजाधिराज परम भट्टारक की। ये आपको याद रखना है। तालेश्वर ताम्रपत्र में दोस्तों संस्कृत भाषा प्रयुक्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो लिपि थी वो थी गुप्त ब्राह्मी लिपि। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम जान लेते हैं पौरव वंश के प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत। पौरव शासकों के निवास स्थल को दोस्तों क्या कहते थे? ये कहते थे कोट। अगला है पौरव शासकों के समय राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है राजपुत्र। तो निवास स्थल दोस्तों ये क्या था? इनका कोट था। और राजकुमार को कहा जाता था राजपुत्र। पौरव वंश के मंत्रियों को दोस्तों क्या कहा जाता था? जो पौरव वंश के सभी मंत्री होते थे उनके लिए दोस्तों शब्द प्रयुक्त होता था राजमात्य। पौरव वंश के समय सेना नायक को दोस्तों कहा जाता था बलाध्यक्ष। बल यानी कि दोस्तों सेना को कहा जाता है बलाध्यक्ष। पौरव वंश के समय विदेश मंत्री दोस्तों जो होते थे उनको कहा जाता था संधि विक्रिक। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विदेश मंत्री दोस्तों कहा जाता था संधि विक्रिक। इसके अलावा पौरव वंश के समय जो लेखक वर्ग का प्रधान होता था दोस्तों उसे कहा जाता था द्विवीरपति। ये भी आपको याद रखना है। पौरव वंश के समय पदातिक सेना का मुख्य होता था, जो पैदल सेना होती थी इसका दोस्तों जो मुख्य होता था वो होता था जमनपति। पौरव शासकों के समय आय का स्रोत भूमिकर था, जिसे दोस्तों कहा जाता था भाग। ये आपको याद रखना है। अगला है पौरव शासकों के समय गुप्तचर का कार्य कौन करते थे? तो गुप्तचर का दोस्तों जो कार्य करते थे पौरव वंश में दोस्तों कहलाते थे कटुक। भूमिकर वसूलने वाले
को क्या कहा जाता था दोस्तों, जो पौरव वंश में जो भूमिकर वसूलते थे, भूकर वसूलते थे, उन्हें कहा जाता था भागिक। पौरव काल में कितने प्रकार की भूमि थी दोस्तों? 2 प्रकार की उस समय भूमि हुआ करती थी, एक तो केदार भूमि और एक सारी भूमि। अब दोस्तों इनका क्या मतलब है? केदार भूमि में दोस्तों मतलब है कि इसका अर्थ है सिंचित भूमि। जो सिंचित भूमि होती थी उसे कहते थे केदार भूमि, और सारी भूमि यानी कि असिंचित भूमि। तो ये होता था इसके लिए। अगला है पौरवों के समय सिंचाई वाली भूमि को केदार भूमि, और पौरव के समय असिंचित भूमि को सारी भूमि। पौरव के समय भागिक कौन होता था दोस्तों? ये होता था भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी उस समय होता था। अब दोस्तों जो यहाँ पर है, ये दोस्तों यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि खारीवापम द्रोणवापम क्या है। पौरव काल में खारीवापम द्रोणवापम व कुल्यापम विधि का प्रयोग किसके लिए होता था? भूमि मापन के लिए दोस्तों ये होता था। ये आपको याद रखना है, भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारीवापम, कुल्यापम विधि का प्रयोग होता था। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है वटक शब्द का प्रयोग दोस्तों हुआ है तालेश्वर ताम्रपत्र में। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज दोस्तों 1915 में हुई थी, ये हम अभी यहाँ पर देख चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारा शुरू होता है शत्रुघ्न राज्य। कान्यकुब्ज राज्य का दूसरा दोस्तों जो भाग था वो शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। कुब्ज राज्य का कौन सा राज्य कनिंघम के अनुसार सिरमौर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था? यह था शत्रुघ्न राज्य। चीनी यात्री के अनुसार शत्रुघ्न राज्य कहाँ से कहाँ तक दोस्तों ये विस्तृत था, कहाँ से कहाँ तक फैला था? ये दोस्तों फैला था पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय तक दोस्तों ये फैला था। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार दोस्तों जो शत्रुघ्न राज्य था ये पूर्व में गंगा व उत्तर में हिमालय और मध्य में इसकी यमुना नदी बहती थी। गोविषाण राज्य कहाँ से कहाँ था दोस्तों ये फैला था? तो गोविषाण राज्य दोस्तों जो फैला था पश्चिम में रामगंगा से लेकर और पूर्व में शारदा नदी तक, यहाँ तक दोस्तों ये फैला था। उज्जैन का किला कहाँ है? उज्जैन का किला दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ? काशीपुर में। अब यहाँ पर है पलेठी का सूर्य मंदिर। दोस्तों पलेठी सूर्य मंदिर के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर जान लेते हैं पलेठी सूर्य मंदिर के बारे में। पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों ये हिंडोला खाल में है और देवप्रयाग विकास खंड में दोस्तों ये आता है। हिंडोला खाल देवप्रयाग में ही आता है। पलेठी का सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों 7वीं व 8वीं सदी के बीच में हुआ था और इसका निर्माण दोस्तों कराया था कल्याण वर्मन ने। पलेठी का सूर्य मंदिर का दोस्तों निर्माण कराया था कल्याण वर्मन ने। लुलेरा गुलेरा घाटी में दोस्तों स्थित है, ये आपको याद रखना है। नरपति वर्मन से संबंधित कौन सा शिलालेख है? पलेठी शिलालेख है। तो आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। आदिगुरु शंकराचार्य के आगमन के समय उत्तराखंड राज्य में किस वंश का शासन था? इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश, वो दोस्तों आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य आए थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना देह कब त्यागा? दोस्तों 820 ईस्वी में त्यागा था केदारनाथ में। तो ये आपको याद रखना है। और उस समय इनकी जो आयु हुआ करती दोस्तों वो 32 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना देह त्यागा था। इनकी दोस्तों समाधि कहाँ है? तो देह कहाँ त्यागा? केदारनाथ में। तो केदारनाथ में ही इनकी समाधि है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों कौन है? ये है आदिगुरु शंकराचार्य। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा भारत में कितने मठों की स्थापना की गई दोस्तों? 4 मठों की स्थापना की गई। ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, पूरी उड़ीसा, सिंगेरी और द्वारिका। तो ये 4 मठों की दोस्तों स्थापना की गई थी। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी में। आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे दोस्तों? ये थे गुरु गोविंद स्वामी। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम बन सकता है। आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद स्वामी थे। इनके पिता का नाम क्या था? आदिगुरु शंकराचार्य का शिवगुरु था। और आदिगुरु शंकराचार्य के माता का नाम क्या था? यह था सुभद्रा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। और कार्तिकेयपुर राजवंश का दोस्तों किस शासक के समय आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे? उस शासक का नाम है दोस्तों ईष्टगढ़। ईष्टगढ़ के समय ही दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम बहुत जल्दी होंगे।